कुछ बीजेपी लीडर्स के बयान आए हैं अक्सर कि महिलाओं के साथ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं क्योंकि वो छोटे कपड़े पहनती हैं। देखिए, पहले तो आप इसको बीजेपी से ना जोड़ें। सोशल मीडिया के थ्रू ये क्राइम्स बढ़ रहे हैं फीमेल्स के साथ। नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगी। 2024 में जब कोलकाता में एक रेप केस हुआ तो उसमें चीज़ें बहुत उजागर हुई। फल कोलकाता का, तो कोलकाता में तो नियम ही तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। आज एक मामला आया है नोएडा का, वृद्धाश्रम का एक मामला है सेक्टर 55 में। आज कल्याण विभाग की नज़र में नहीं आया, इसके लिए भी उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने वहाँ पहल की। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू टॉक विद शिल्पा और आज हमारा जो पॉडकास्ट का जो खास अगर बात की जाए तो नारी सशक्तिकरण को लेकर हमने आज ये पॉडकास्ट रखा है। और इस पॉडकास्ट की जो खास मेहमान है राज्य महिला आयोग की, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं डॉक्टर बबीता सिंह, जिन्होंने नारी सशक्तिकरण को लेकर बहुत काम किए। लगातार उन्होंने महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई। साथ ही साथ अगर बात करें तो बीजेपी की एक सशक्त नेत्री भी हैं। आज हम इनका स्वागत करते हैं इस पॉडकास्ट में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। जी धन्यवाद। मैम, सबसे पहले मेरा सवाल कि जो आपका ये उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग है वो काम कैसे करता है? काम कैसे करता है? जी, काम महिलाओं के लिए काम करता है और जिस लेवल पे भी जाके हम महिलाओं के लिए अच्छा कर सकते हैं, उनकी शिक्षा से संबंधित, उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित हम किस तरह से अच्छे काम कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक हम पहुंच सकते हैं, वो सारी प्लानिंग के तहत महिला आयोग काम करता है। अगर मैं बात करूं कि जैसे महिला आयोग को आपने हमेशा सुना होगा कि जिले लेवल पे काम होता है, बट मैं कह सकती हूँ कि आज हमारे उत्तर प्रदेश के हर कोने में महिला आयोग पहुंचा हुआ है। अच्छा। आज हम तहसील और ब्लॉक लेवल पे जाके काम कर रहे हैं। अभी मैं भी लास्ट टाइम प्रतापगढ़ में भी ब्लॉक पे जन सुनवाई करके आई हूँ, वहाँ काम करके आई हूँ। तो ये एक कहना चाहिए कि शायद मैं यही कहूँगी, शायद हमारी एक ये कोशिश है कि हम हर महिला तक पहुँचे और उनका जो भी उनको प्रॉब्लम है, जो भी उनकी कोई परेशानी है, हम कहाँ उनका माध्यम बन सकते हैं, उनको कुछ उनका सहयोग करने में। तो मैम, जैसे आपने बताया कि आप लोग रूरल एरिया में पहुंचते हैं, तो रूरल एरिया में कोई आप लोगों की टीम है या किस तरीके से महिला आयोग बेसिकली काम कर रहा है उन महिलाओं तक पहुंचने के लिए जो कि अशिक्षित हैं, जिनको शायद महिला आयोग के बारे में जानकारी नहीं है? शिक्षित महिलाएं तो आपके आ सकती हैं, आप तक पहुंच सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा टास्क महिला आयोग के लिए है कि रूरल एरिया में जाके चीज़ें कवर करना। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी तक जो महिला आयोग था ना, बड़ा हाई प्रोफाइल एक वो रहता था। यहाँ सिर्फ बड़े घरों की समस्याएं आया करती थी, जनरली छोटे लोगों को पता भी नहीं होता था कि महिला आयोग। आज मैं प्राउड फील करती हूँ कि जब घर में काम करने वाली भी एक महिला आयोग का नाम जानती है और वो सोचती है कि मैं महिला आयोग जाऊँगी तो मेरे साथ न्याय होगा। क्योंकि हम जैसे जन सुनवाई करते हैं तो हमने देखा है कि अब वो उस लेवल की महिलाएं कि कई बार मैं पूछती हूँ, मैंने कहा तुम्हें क्या पता, तुम्हें किसने बताया महिला आयोग के बारे में? तो अभी भी कल ही गई थी तो बोली नहीं, मुझे पता चला कि मैं वहाँ जाऊँगी तो मैडम जी मेरे साथ न्याय करवाएंगी, ये होंगी। मैंने कहा बिल्कुल। तो जो भी उसकी मदद थी वो हमने की। एनीवे, लेकिन हमारा ये है क्योंकि मेरे पास 25 सदस्य हैं और 2 उपाध्यक्ष हैं, तो हमारी टीम भी अच्छी है और टीम अच्छे होने के साथ प्रदेश भी बहुत बड़ा है। तो हमारी जो योजनाएं रहती हैं वो रहती है हमारी ग्राम पंचायत के थ्रू नीचे उतरने का। अच्छा। क्योंकि काम तो बहुत होते हैं। देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, चाहे वो प्रदेश की हैं चाहे केंद्र की हैं। आज अगर योजनाओं की बात की जाए, महिलाओं की योजनाओं की बात की जाए, जैसा कि महिला सशक्तिकरण का ये दौर चल रहा है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन अफसोस होता है कई बार कि वहाँ तक चीज़ें नहीं पहुँच पाती जहाँ तक एक्चुअल में पहुँचनी चाहिए। राइट? तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती तो हमें क्या लगता है कि जब इतनी सारी सरकार भी मदद कर रही है, सब कुछ हो रहा है, तो हम वहाँ तक चीज़ें पहुँचाएं ना जिनकी कोई अप्रोच नहीं होती, जो हमारे पास आने में असमर्थ हैं या उनके पास लोग नहीं पहुँचते, इस तरह के एरिया हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम लास्ट में जो बैठी हुई महिला है वहाँ तक सबके पास पहुँचें। नारी सशक्तिकरण को लेकर बात किया जाता है अगर, तो मैम अक्सर देखा जाए तो विपक्ष जो है हमेशा ये कहता है कि जब से सरकार आई है फीमेल्स के साथ अभद्रता बढ़ी है। और साथ ही साथ बताया जाए कि अगर एनसीआरबी का डेटा हम लोग उठाते हैं तो डेटा उठा के अगर बात की जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन इस साल में जो महिलाओं के साथ घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उसको लेकर महिला आयोग क्या एक रणनीति बना रही है कि ताकि वो चीज़ें थोड़ी सी स्टॉप हों? ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं कि कोई चीज़ें बढ़ रही हैं या देखिए, पहले क्या था,
पहले महिलाओं की आवाज़ को छोड़ो, महिलाओं को ही दबा दिया जाता था। और जो विपक्ष बात कर रहा है वो अपने टाइम का उठा के देखे रिकॉर्ड, कि क्या कोई महिला या कोई बेटी, बहन बेटी कोई दोपहर में, रात में कभी स्कूल तक भी जा सकती थी, कॉलेज जा सकती थी, कभी नौकरी करने का वो सोच सकती थी। आज महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं कि रात को अगर 12 बजे भी कोई जा रही हो तो कोई किसी की हिम्मत नहीं नजर उठा के देखे। और रहा सवाल केसों का, तो ये बिल्कुल एक, मैं तो समझती हूँ कि उनको सिर्फ एक ये होता है कि भाई ये दिखाना होता है कि विपक्षों को कुछ करना है। अदरवाइज अगर महिलाओं के टॉपिक पर बात करते हैं तो मुझे लगता है कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि आज महिलाएं अवेयर हो रही हैं, क्योंकि वो घर से निकल रही हैं। अगर उनके साथ कोई छोटी सी भी घटना होती है तो वो तुरंत पुलिस पहुंचती है। और ये हमारा भी अवेयर करने का है कि अगर आपको कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई भी चीज़ है, आप थाने जाइए या आप हमें फ़ोन करिए। तो इस उससे कहा जा सकता है कि महिलाओं की शिकायतें थाने तक पहुंच रही हैं। पहले तो महिलाओं की शिकायतें ही नहीं पहुंचती थी, महिलाएं बेचारी घर से नहीं निकल सकती थी, इतना दबा दिया गया था, इतना उत्पीड़न था महिलाओं का, इतना क्राइम था महिलाओं के साथ। मैं तो कहती हूँ पिछली सरकारों में तो महिलाओं की छोड़ो पुरुष भी सुरक्षित नहीं थे। आए दिन रोज किडनैप आप देखते ही थे। महिलाओं को चलती हुई लड़कियां बेचारियों को उठा के गाड़ी में डाल के कोई भी ले जा रहा है और कहीं भी ले जाकर छोड़ दिया या मार दिया, कोई कहने वाले नहीं था। फिर उनमें या उनके घर वालों में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि जाएं थाने और वो उसका केस दर्ज कराएं। तो आज कम से कम महिलाएं बहुत सुरक्षित है, मैं ये कह सकती हूँ। मैम, जैसे सुरक्षा की बात तो आप कर रही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बीजेपी लीडर्स के बयान आए हैं अक्सर कि महिलाओं के साथ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं क्योंकि वो छोटे कपड़े पहनती हैं। कई बीजेपी लीडर्स के बयान भी आए। फिर बाद में जब बहुत हाईलाइट हुआ सोशल मीडिया पे, फिर उन्होंने अपनी लीपापोती भी करी। तो क्या आपको लगता है कि क्या छोटे कपड़े पुरुष की मानसिकता पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं कि ये छोटे कपड़े ही लड़कियों के साथ, जो 2 साल की लड़की उसके साथ रेप हो जा रहा है, 2.5 साल की लड़की के साथ रेप हो रहा है, तो वो क्या छोटे कपड़े पहन रही हैं? देखिए, पहले तो आप इसको बीजेपी से ना जोड़ें, क्योंकि ये हर व्यक्ति की एक अपनी पर्सनल सोच होती है, व्यक्तिगत सोच है उसकी, कि वो अपने परिवार में, अपने घर में बच्चों को कैसा देखना चाहता है, समाज को कैसा देखना चाहता है। इसको किसी संगठन के साथ जोड़ देना मुझे लगता है कि कोई उचित नहीं है। क्योंकि अब उसका अगर वो पदाधिकारी है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसने ये कह दिया कि बीजेपी ये कह रही है। बीजेपी ये नहीं कह रही, कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि छोटे कपड़े पहनो या बड़े कपड़े पहनो। तो बीजेपी तो इसमें कहीं है ही नहीं। ये मतलब आप लोग पता नहीं क्यों उसको बीजेपी और इससे सबसे जोड़ देते हैं। विपक्ष आपको पर ऐसा नहीं, विपक्ष तो लेकिन हाँ, तो अब मैंने कहा ना कि विपक्ष को जिंदा रहने के लिए अपने आप को प्रूफ करना होता है। तो वो कहीं ना कहीं अब व्यक्ति का नाम लेगा तो लोग उसको कुछ नहीं देखेंगे, लेकिन जब वो पार्टी से जोड़ कर नाम लेगा तो लोग सोचेंगे अच्छा बीजेपी के लोगों ने कुछ कहा क्या, है ना। तो वो वाली बात है। बाकी इसमें बीजेपी का ना ये कभी थॉट है, ना बीजेपी की कोई ये मानसिकता है, ना बीजेपी कभी इस लेवल पे जाकर सोचती है। तो ये जो भी व्यक्ति बयान देते हैं, इस तरह की जो बयानबाजी करते हैं, उनके अपने व्यक्तिगत बयान होते हैं। पर मैं सोचती हूँ जहाँ तक, क्योंकि जब हम इतने मॉडर्न ज़माने की बात करते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ कहीं मैटर नहीं करती है कि क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कैसे घूम रहे हैं, क्योंकि इतना फ्रीडम तो है ही बच्चियों के लिए भी। बस मैं तो ये कहती हूँ, हर जनरेशन से कहती हूँ, मतलब जो अपनी अब हमारी जो न्यू जनरेशन है उनसे भी कहती हूँ, महिलाओं से भी स्पेशली कहती हूँ, क्योंकि ये हमारा देश संस्कारों का देश है। हमारे देश की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए और संस्कारों की भी अगर अपेक्षा की जाती है तो वो महिलाओं से की जाती है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि अपने संस्कारों को ध्यान में रखते हुए, अपनी संस्कृति को बचाते हुए, हम हर काम के लिए फ्री हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जो मर्जी हमारा वो खाएंगे, जो मर्जी हम पहनेंगे, जहाँ मर्जी हम घूमेंगे। लेकिन हमें ये थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जो भारत की संस्कृति है वो कैसी है। और भारत की अगर संस्कृति की बात करूँ तो आज भारत की संस्कृति की पूरा वर्ल्ड कहना चाहिए प्रशंसा करता है। लोग, आपने देखा होगा कि बाहर से, विदेशों से भी आते हैं तो हमारी संस्कृति, हमारी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। वो खाने पीने से लेके, पहनने से लेके, वो उनका जो व्यवहार है वो उससे लेके, वो कोशिश करते हैं कि हम इंडियंस को कैसे फॉलो करें या इंडियंस की चीज़ों को कैसे करें। तो हमें गर्व है कि हम भारतवासी हैं और हमारे संस्कार भी बहुत अच्छे हैं और हमारी संस्कृति भी बहुत अच्छी है। मैम, क्या सोशल मीडिया, आपको लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू ये क्राइम्स बढ़ रहे हैं फीमेल्स के साथ? देखिए, बिल्कुल नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगी, पर ये ज़रूर कहूँगी सोशल मीडिया के थ्रू नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं सोशल मीडिया में जब भी मैं बैठी होती हूँ तो मैं कहती हूँ कि जो घटिया चीज़ें हैं, जो बेकार की चीज़ें हैं, आप उनको बार बार रिपीट कर रहे हैं, और जो अच्छी चीज़ें आप उनको एक बार सुना के बंद हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम समाज को बदलने के लिए आगे चलते हैं तो हमें अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए कि समाज में क्या अच्छा हो रहा है, हम अच्छी चीज़ों को दिखाएं ना। आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करो। तो जैसे मैं आज न्यूज़पेपर में आप ही लोगों के माध्यम से पढ़ रही थी, मैं तो नहीं कह रही है बात कि सोशल मीडिया की वजह से क्राइम बढ़ रहा है, कि सोशल मीडिया है कि अगर किसी कोई क्राइम है, उसका तरीका है, उसे बार बार दिखाती है, तो वो आइडियाज़
कौन देता है? adopt कर सोशल रहे हैं मीडिया। लोग, हाँ। पहले क्या होता था, लोग कहते थे कि भाई जितना भी क्राइम का या ये कुछ ऐसा है तो ये पिक्चरों से लोग लेते हैं। खैर कहीं ना कहीं से तो आते हैं, पर मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से मैं आपके माध्यम से इतना जरूर कहूँगी कि कोई भी कुछ जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको थोड़ा कम दिखाएं। टीआरपी के चक्कर में वो हर दिन, मतलब अगर कोई एक केस हो गया तो उसको पूरा दिन, जब तक वो आदमी के दिमाग में नहीं घुस जाएगा तब तक वो उसको चलाते रहेंगे। हर बच्चे की जबान पे नहीं रट जाएगा। अरे भाई, अगर आप अच्छी चीज़ों को इसी तरह से चलाएंगे और वो व्यक्ति के दिमाग में घुसेगी या वो बच्चों को रटेगी तो कितनी अच्छी चीज़ होगी। तो मेरा तो सिर्फ एक ही आग्रह और अनुरोध कहूँगी कि सोशल मीडिया पे भी अगर कोई चीज़ें हैं तो उनको अच्छी चीज़ें दिखाएं और बुरी चीज़ों को इतना ना करें, उसको इग्नोर करें, उसमें तो कार्रवाई होती रहती है। जैसे कि मैम आपने एक लागू किया है कि बुटीक में, जिम के में एक महिला ट्रेनर होनी चाहिए बुटीक में, और सीसीटीवी लगे होने चाहिए हर जगह पर, एक फीमेल का रहना बहुत मैंडेटरी है। तो कभी क्या आप लोगों ने रैंडम जाके चेकिंग करी कि ये लोग फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सी जगह पर हम लोग भी गए हैं, मतलब अगर कहा जाए ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें भी तक बहुत फुलफिल होते हुए नहीं दिख रही, बहुत फॉलो होते नहीं दिख रही है। देखिए, कोई भी चीज़ ऐसी अनएक्सपेक्टेड आती है, अनएक्सपेक्टेड मतलब कि अभी तक इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि हमारे पास उस तरह के केसेस भी आते हैं और हम खुद पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है, हम सब नोटिस करते हैं कि क्या है। तो मुझे लगता है तो उसमें थोड़ा टाइम हमें देना भी चाहिए, राइट? क्योंकि हमने टाइम इसलिए दिया क्योंकि अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं था कि महिला जिम में ट्रेनर होगी, अभी किसी ने सोचा ही नहीं कि मेजरमेंट के लिए लड़की होगी, अभी किसी ने सोचा ही नहीं कि हमें सारी व्यवस्थाएं बदलनी पड़ेंगी। तो उन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए जब हम चाहते हैं कि हमें 100% रिजल्ट मिले तो थोड़ा सा अगर वो टाइम मांगते हैं तो हमें टाइम दे देना चाहिए, नंबर एक। दूसरा ये भी है कि रैंडम भी अगर बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ ये चीज़ें लागू हो रही हैं, हो भी चुकी हैं, हो भी रही हैं। पर आपने शायद कहीं देखा होगा, क्योंकि मैं ये भी कहूँगी कि इनके जो गिनती है वो बहुत है, इतना नहीं, छोटी भी नहीं है, ये बहुत बड़ी गिनती है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे, क्योंकि इसको सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया, सभी ने, आप लोगों के अगर मीडिया के माध्यम से कहूँ तो मुझे सुधीर चौधरी जी ने पूरा 45 मिनट का इस पे वो दिखाया एपिसोड, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तब लगा कि कुछ अच्छी चीज़ों को भी मीडिया बढ़ावा दे रही है और अप्रिशिएशन मिल रहा है। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, सभी ने जब अप्रिशिएट किया तो मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से लोग ही कहना शुरू कर देंगे, हमारी भी ज़रूरत नहीं है, लोग ही कहेंगे भाई ये आदेश आया था और आपने इसका क्या पालन किया। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, हो रहा है, चल रहा है। मैम, विशाखा गाइडलाइन ऑफिसेज के लिए एक लागू की गई थी, विशाखा गाइडलाइन, पर अभी अगर देखा जाए तो क्या हर ऑफिसेज में विशाखा गाइडलाइन फॉलो हो रही है? अभी 2024 में जब कोलकाता में एक रेप केस हुआ तो उसमें चीज़ें बहुत उजागर हुई कि उस चीज़ों को फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो मैम, ऑफिस के भी कल्चर ऐसे होते हैं, फीमेल्स को बहुत सी चीज़ें टॉलरेट करनी पड़ती हैं जहाँ पर पुरुष और महिला दोनों काम कर रहे हैं। तो इस पर क्या काम कर रही महिला आयोग? क्या कभी इस चीज़ को नोटिस किया है महिला आयोग? नोटिस नहीं किया, हम हर जगह जाके रिपोर्ट लेते हैं इसकी। और रहा सवाल कोलकाता का, तो कोलकाता में तो नियम ही तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, वहाँ की आप उत्तर प्रदेश से कैसे कंपैरिजन कर सकती हैं? तो ये तो है ही नहीं। बट हम जाके कुछ खुद पर्सनली वहाँ जाके देखते हैं कि ये कैसे काम कर रही है या नहीं कर रही है, और जहाँ काम नहीं कर रही है वहाँ काम करने के लिए कहा जाता है, उसके बावजूद भी नहीं होता तो फिर कार्रवाई करते हैं। मैम, कोई टीम वगैरह ऐसी कोई गठित की गई है कि जो ऑफिसेज में जाके इसकी रैंडम चेकिंग कर रही है कि हाँ यहाँ पर फॉलो हो रही है या वो नहीं तो follow हो पहले रहा है? ऑलरेडी टीम है ना गठित। हमारा जाके जब हम अपनी एक समीक्षा बैठक करते हैं तो उसमें हमारे सभी अधिकारी हमारे साथ होते हैं। जब अधिकारी होते हैं तो वो हमें रिपोर्ट करते हैं वहाँ जाके। उसके बाद हम कई बार औचक निरीक्षण भी कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं हुआ, अगर हम जाके भी नहीं कर सकते तो हम फ़ोन पे जानकारी ले लेते हैं, तो वो सब चीज़ क्लियर हो जाती है कि कहाँ बनी है, कहाँ नहीं बनी है, या उन लोगों को पता भी है या नहीं पता है। तो हम पूरी तरह से इस चीज़ के लिए अवेयर हैं। आज एक मामला आया है नोएडा का, वृद्धाश्रम का एक मामला है सेक्टर 55 में, जहाँ पर जैसे NGOs चलते हैं और NGO सरकार से फंड लेते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो धरातल पे चीज़ें करने के लिए तैयार नहीं हैं। लगभग 40 बुज़ुर्ग वहाँ पे मिले हैं जो कि बहुत ही बुरी कंडीशंस में रखे गए हैं, मतलब जिनके शरीर पे कपड़े नहीं थे, फीमेल्स थी जिनको हाथ पैर बांध के रखा गया। तो मैम, इस पर जैसे आज ये मामला समाज कल्याण के विभाग के नज़र में आया, शिकायत आई और फिर उसमें महिला, समाज कल्याण विभाग के नज़र में नहीं आया, इसके लिए भी उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने वहाँ पहल की और समाज कल्याण और विभाग और ये दोनों साथ मिलके गए। हाँ, शिकायत तो शायद समाज कल्याण हमारी वहाँ खुद मेंबर भी पहुँची हैं। हाँ, वहाँ पर आपकी एक मेंबर पहुँची, दैट आई नो। बट ये रहता है कि जैसे हर जगह पर मान लीजिए शिकायत नहीं हो पाती है, तो क्या ऐसा कोई आप लोगों ने बना रखा है कि हर NGOs में जाकर, क्योंकि कहीं भी कहीं ऐसा होता है कि बालिका सुधार गृह में कभी कभी ऐसे इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं जो कि दिल दहलाने वाले होते हैं, वृद्धाश्रम में जैसे अचानक से ये मामला आया, तो मैम इन पे क्या कार्रवाई के लिए आप लोग कोई नियम बना रहे हैं? NGOs के ऊपर कोई ऐसा लगाम लगाने के लिए कुछ कर रहे हैं? देखो, पहली बात तो उसको NGO की श्रृंखला में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि उसका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं था।
अच्छा। और वो अपनी तरफ से रखे हुए थे। बाकी जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जितनी भी, उनको तो सब देखते ही हैं, मतलब हम भी जाते हैं, हमारा भी काम रहता है कि जब हम विजिट पे जाते हैं तो हम सब चीज़ों को देखते हैं। और नोएडा में अगर और भी वृद्धाश्रम की बात करूँ तो बहुत अच्छे वृद्धाश्रम भी चल रहे हैं वहाँ, लेकिन ये जो था ये रजिस्टर्ड ही नहीं था। तो ये कहीं पीछे से बैक साइड से कहीं से चल रहा था, जिसमें आज ये सब चीज़ें हुई हैं। आ गया, पुलिस भी थी साथ में, तो सारी कार्रवाई हुई। वो 6,000 रुपए उस एनजीओ में जा रहा था। हाँ, तो ये फ्रॉड हो रहा था ना ये। हाँ। ये कहीं ना कहीं इसमें अब गया है, अब सामने आया तो सब खुल जाएगा कि कौन इसमें इन्वॉल्व था। तो ये तो फ्रॉड हो रहा था सारा, तो कहीं कुछ ऐसे पेपर वेपर बना के ले रहे होंगे। बाकी ये पक्का है कि ये संस्था रजिस्टर्ड नहीं थी। तो बहुत ही दुखद घटना है। क्या कार्रवाई मैम इस पे की जा रही है, कुछ इसका बताएंगे आप? अभी तो सुबह छापा पड़ा है, कार्रवाई तो इस पर क्या होगी, कार्रवाई ये चल पाएगा क्या, तुम समझ रहे नहीं, हो? चल सारे नहीं पाएगा, सारे लेकिन जितने बुजुर्ग लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा, जहाँ अच्छे वृद्धाश्रम में वहाँ छोड़ा जाएगा। जो घर जाने वाली स्थिति में उनको उनके घर छोड़ा जाएगा। मेरा तो वैसे भी मानना यही है कि कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी नाराजगी पर घर से छोड़ के आ गए, या बच्चे इतने नालायक कि घर में माँ बाप को नहीं देख रहे, तो मैं तो पुलिस से भी कहती हूँ, सबसे कहती हूँ कि कोशिश करो कि ये वापस अपने घर जाएं। कोशिश करो इनके बच्चों को कि वो कैसे नहीं लेके जाएंगे इनको वृद्धाश्रम में। क्यों वृद्धाश्रम में उनका समझ में आता है कि जो जिनके बच्चे कहीं बाहर हैं, वैसे मैं तो कहती हूँ ये वो भी ना लाएंगे, बच्चों को लेके जाएं। पर कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि माँ बाप ही नहीं जाना चाहते, तो उस स्थिति में हो सकता है कि कंपनी के लिए अच्छे एटमॉस्फेयर में वो वृद्धाश्रम ज्वाइन कर लें। पर ऐसे कि अगर बच्चों से परेशान हैं या कुछ ऐसे हैं, या अब इस वृद्धाश्रम की जैसे बात की जाए तो अब पता चलेगा कि इसमें ज़बरदस्ती वृद्ध इसलिए रखे हुए थे कि वृद्धाश्रम को उनको दिखाना था, चलाया जा सके, या उनके नाम पे पैसे लिए जा सकें। तो अब जो भी होगी वो पूरी कार्रवाई होगी। ये तो खैर वृद्धाश्रम क्या ही रहेगा, सबको जेल होगी निश्चित रूप से। तो मैम ऐसा कोई जियो आना चाहिए, मुझे जो लगता है कि एक लगाम लगाने के लिए कि इस तरह की इंसिडेंट नेवर रिपीट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही तो बात एक ऐसा जियो आए जिससे एक टीम गठित हो, जिससे उन लोगों को भी एक होता है ना कि वृद्धाश्रम में एक तो माँ बाप जो होते हैं बच्चों के अधीन होते हैं, और माँ बाप को बहुत से बच्चे ले जाके छोड़ आते हैं। देखिए मेरी जानकारी में शायद मुझे ऐसा लगता है कि पहला एक ये वृद्धाश्रम ऐसा आया है कि जिसमें इस तरह की दुर्गति मैंने बुजुर्ग लोगों की देखी है, राइट। इतने सारे में जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। अब मुझे लगता है कि अगर कुछ और होंगे 4, 6, 10, 5 तो उनके भी कान तो खड़े होंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि ये भी बचने वाले नहीं हैं। जिस स्थिति में वहाँ बुजुर्ग मिले हैं, ऐसा नहीं है कि इन पर कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई इन सब पे होगी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें तो यही सुधर जाएंगी। पर जो भी हैं तो कम से कम रजिस्टर्ड तो हैं वहाँ, उनकी कम से कम एक इन्फॉर्मेशन तो है शासन के पास भी कि भाई एक एनजीओ चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कार्रवाई हुई है ये अच्छी कार्रवाई रहेगी, और इसमें जो भी है वो सबक मिलेगा ऐसे लोगों को। मैम आपके लिए सबसे बड़ा टास्क क्या रहता है जब आप सुनवाई करती हैं? तो आपके पास केसेस कौन से ऐसे आते हैं जो आपको टैकल करने में बहुत इजी गोइंग नहीं रहता है? कि कभी कभी ऐसे पारिवारिक वाले तो आते ही आते हैं, घरेलू हिंसा के भी आते हैं, कभी कभी लिव इन रिलेशंस वाले भी इस वक्त मामले बहुत पीक पे रहते हैं। तो मतलब सबसे ज़्यादा टैकल करने में आपको क्या दिक्कत आती है? देखिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा किसी में भी कोई समस्या आती नहीं है, पर मुझे अफसोस जो तो बहुत होता है जो नई पीढ़ी के लिए। क्योंकि जब ऐसे ऐसे केस आते हैं ना कि जो रिलेशनशिप में है कि वो 6-6 साल रह रहे हैं, 8-8 साल रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और शादियां 6 महीने नहीं चल रही उनकी, 8 महीने नहीं चल रही, तब मुझे लगता है कि ये हमारा युवा क्यों इतना दिशा भ्रमित हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं लड़कों के साथ साथ मैं लड़कियों को भी बहुत डांटती हूँ। मैंने कहा तुम्हें नहीं ये सब चीज़ें दिखाई दे रही कि तुम 6 साल किसी के साथ रह रहे हो और शादी के बाद तुम 6 महीने नहीं निभा पा रहे। तो हालांकि हम कोशिश करते हैं कि दोनों के रिलेशन बने रहें और उनको हम कैसे करें, तो ये चीज़ें हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि कहीं मुझे टैकल करने में कोई दिक्कत आ रही है कहीं भी किसी समस्या को, क्योंकि अब महिलाएं हैं, आगे बढ़ रही हैं, सब तरह तरह के फील्ड हैं, सबसे जुड़ी हुई हैं, तो सभी फील्ड से सब आते ही हैं। पर ऐसा नहीं है, समाधान हो जाते हैं सबके। हम भी कोशिश यही करते हैं कि लोगों के घर बचे रहें, लोगों को अच्छे से उनको साथ साथ हम रख पाएँ। नहीं है तो फिर सब अपना अपना काम करते ही हैं। जैसे आप सक्रिय नेत्री हैं बीजेपी की, तो मैं महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो महिलाएं इसे आना चाहती हैं बीजेपी, या मतलब अगर कहा जाए तो पार्टी ज्वाइन करना चाहती हैं या किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करना चाहती हैं, तो उनके लिए मैसेज क्या देना चाहेंगी कि वो किस तरीके से अपने आप को बचाते हुए करते हुए और वो पार्टी ज्वाइन करें? क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो राजनीति में महिलाएं भी बराबर पुरुष के अकॉर्डिंग आ रही हैं, तो उन महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी?
आ नहीं रही हैं, अब तो इनको लाना ही पड़ेगा। आपको पता है, मैं इसके लिए भी आपके चैनल से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने 33% आरक्षण मतलब सुनिश्चित कर दिया है। तो इसके लिए तो महिलाओं का आना ही है। लेकिन रहा सवाल महिलाओं के, मैं हमेशा कहती हूँ, हर मीटिंग में कहती हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे कहती हूँ, मैं कहती हूँ क्योंकि वो 33% आरक्षण महिलाओं के लिए हो गया, लेकिन महिलाओं की भी जिम्मेदारी है कि उस आरक्षण को लेने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए हमें भी उसके लायक बनना होगा। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि देखिए, मेरा एक विश्वास है कि होए वही जो राम रच राखा। अपने प्रयास करते रहो, होगा वही जो ऊपर वाला चाहेगा। और महिलाओं से जहाँ तक बात है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि किसी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में ना दौड़ें, लेकिन अपने आप को सक्षम बनाएं, जो एक आत्मसम्मान के साथ आप आगे बढ़ती जाएं। तो उसके लिए क्या, आपको अपने अधिकार पता होना चाहिए, आपको शिक्षित भी होना चाहिए, आपको थोड़ा सोशली भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो फिर आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। और मुझे लगता है कि महिलाएं कर भी रही हैं और बहुत अच्छा भी कर रही हैं राजनीति में, और आगे बढ़ भी रही हैं। और आप देखेंगे कि जितना बड़ा, अगर बीजेपी संगठन की बात करूँ तो जितनी सारी महिलाएं इसमें, जितना बड़ा महिलाओं का संगठन है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी तो हमेशा कहते हैं कि मैं तो अगर प्रधानमंत्री हूँ तो वो महिला की वोट से हूँ। तो महिलाएं बहुत अवेयर भी हो रही हैं, बहुत आगे भी बढ़ रही हैं, शिक्षित भी हो रही हैं, अपने अधिकारों के बारे में भी जान रही हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो टाइम है वो महिला सशक्तिकरण का तो है ही, लेकिन महिलाओं का ही टाइम आने वाला है। तो इसलिए सब महिलाएं तैयार हैं कि वो आगे बढ़ने के लिए, कि कदम से कदम मिला के बिल्कुल एक मुख्य धारा में जुड़ें। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन, माइनॉरिटीज़ में जैसे फीमेल्स का बहुत कहा जाता है शोषण किया जाता है, हमेशा ये एजेंडा उठाया गया, ट्रिपल तलाक भी लाया गया। तो कभी मैम इस तरीके के जो मामले आपके सामने आते हैं, तो अभी क्या ट्रिपल तलाक के आने के बाद भी ऐसे कुछ मामले सामने आ रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ में फीमेल्स को दबाया जा रहा है, या अभी भी वही माहौल चल रहा है? नहीं, 100% दबाया जाता है। हमारे पास ऐसे ऐसे मामले आते हैं कि वो एक के साथ 3-3 पत्नियां रह रही हैं, मतलब तलाक भी नहीं दे रहा है उसको और 3-3 वाइफ रख रहा है, लेकिन वो उनका कानून है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। और वो कहती है मैं कोर्ट में जाऊँ, मैं ये करूँ, मैंने फिर उनको जो भी बेस्ट हो सकता है वो सलाह देते भी हैं हम उनको, या उनके खर्चे पानी का वहाँ से निकलवाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने रूल्स ही ऐसे बनाए हुए हैं, तो उसमें कुछ करने, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वहाँ तो बहुत ही दबाया जाता है। और वहाँ तो कितनी बार तो हमसे छिप छिप के शिकायत करने आती हैं कि नहीं मेरे घर वाले देख लेंगे या मेरा शौहर देख लेगा तो वो कहेगा कि आप क्यों गई। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जब से ट्रिपल तलाक का जो ये वो किया है, कानून आया है, तब से महिलाओं में उधर भी बहुत ताकत आ गई है, और वो अपनी बात को बता सकती हैं, अपनी बात को कह सकती हैं। कई ऐसी भी महिलाएं आती कहती हैं कि जब हमारा को उसने ट्रिपल तलाक दिया है तो मैडम अब आप इसमें बताइए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ट्रिपल तलाक है वो मान्य नहीं होगा या वो लागू हो ही नहीं सकता। मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर हम उनकी जो भी होती है वो सब कोशिशें करते हैं, पर हाँ वहाँ भी थोड़ा सा मुश्किल दौर तो है महिलाओं के लिए, पर बढ़ भी रही हैं, निकल भी रही हैं वहाँ से, पर हाँ सच में है मुश्किल। थैंक यू सो मच मैम इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। तो ये थी बबीता सिंह चौहान, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष थी, और उन्होंने बताया कि फीमेल्स अपने अधिकार कैसे जाने और सशक्तिकरण पर कैसे बात की जाए और अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इन सभी मुद्दों पर आज हमने इस पॉडकास्ट पे बात करी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।